नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति में इस वक्त तीन बड़े मुद्दे एक साथ गर्म हैं। पहला, लालू परिवार ने 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला छोड़ दिया, लेकिन अब वहां छानबीन चल रही है। साथ ही अब उनके नए निजी बंगले पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं बांकीपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है और प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। इन तमाम मुद्दों के बीच विपक्ष खुद असमंजस में नजर आ रहा है। कहीं सरकारी बंगले को लेकर जवाब देना पड़ रहा है, कहीं नए बंगले पर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं चुनावी रणनीति तय करने की चुनौती सामने आ रही है। क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला हुआ खाली, छानबीन के लिए पहुंचे अधिकारी। लालू यादव के कौटिल्य नगर का बंगला बना सियासत का नया अखाड़ा, कब्जे को लेकर गरमाई सियासत। बांकीपुर में चुनावी बिगुल, वीआईपी सीट पर महासंग्राम, प्रशांत किशोर लड़ सकते हैं उपचुनाव। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली कर दिया है। दोनों कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गए। वहीं बंगला तो खाली हो गया, ऐसे में भवन निर्माण विभाग के अधिकारी कृष्णा प्रसाद अपनी टीम के साथ 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पहुंचे। राबड़ी देवी के आप्त सचिव की मौजूदगी में अधिकारियों ने आवास का निरीक्षण किया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। पूरे सरकारी आवास का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। राबड़ी देवी को साल 2006 में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये आवास अलॉट किया गया था। तब से यह बंगला बिहार की राजनीति के कई अहम फैसलों का केंद्र माना जाता है। इसी आवास में रहते हुए तेजस्वी ने 2015 में पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब परिवार के नए आवास में शिफ्ट होने के साथ ही इस बंगले से जुड़ा एक लंबा राजनीतिक अध्याय खत्म हो चुका है। ऐसे में इस बंगले में अभी निरीक्षण किया जा रहा है। सामान जो कुछ भी था उसको लिस्ट से मिलाया जा रहा है। समय सीमा इसकी सोमवार को समाप्त हो गई थी खाली करने की, लेकिन फिर भी राबड़ी देवी जिद पर अड़ी रही, खाली नहीं किया। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें बंगला खाली करने के लिए 4 बार नोटिस जारी किया था। हालांकि 2 दिन पहले ही राबड़ी देवी के आप्त सचिव ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर आवास खाली करने के लिए 5 जुलाई तक का समय मांगा था, लेकिन उससे पहले ही अब ये बंगला खाली किया जा चुका है। इस बीच तेजस्वी यादव भी सोमवार को ही ये बंगला खाली कर चुके थे। एक पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए थे। राबड़ी देवी को सरकार ने 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया है, लेकिन फिलहाल वहां शिफ्ट होना संभव नहीं है, क्योंकि वहां अभी 70% ही काम पूरा हो चुका है। ऐसे में जिस नए प्राइवेट बंगले में लालू परिवार शिफ्ट हुआ है, उसको लेकर भी बयानबाजी चरम पर है। बात करते हैं अगली खबर की। देखिए, लालू परिवार नए बंगले में शिफ्ट तो हो गया, लेकिन उस बंगले की सियासी दशा और दिशा अब सुर्खियों में है। राजद प्रमुख लालू यादव एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष 10 सर्कुलर रोड खाली कराने की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब लालू यादव का कौटिल्य नगर आवास सवालों के घेरे में आ गया। आरोप सीधे नियमों, शर्तों और सरकारी जमीन के इस्तेमाल से जुड़े हैं। बता दें कि करीब 2 दशक तक 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में रहने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अब अपने निजी आवास कौटिल्य नगर शिफ्ट हो गई। ऐसे में इस आलीशान बंगले की भी चर्चा शुरू होने लगी। आरोप है कि लालू यादव ने पटना के कौटिल्य नगर में 1992 से लेकर 2010 के बीच नियमों को ताक पर रखकर 5 प्लॉट खरीदे और उस पर कब्जा करके अपना आवास बनाया है। इस बार मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक नहीं है, बल्कि उच्च स्तरीय जांच की मांग तक पहुंच चुका है। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार 1992 में लालू यादव को सहकारी समिति द्वारा सिर्फ एक प्लॉट संख्या 208 आवंटित किया गया था। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री तत्कालीन और पूर्व रहते हुए लालू यादव ने अन्य नेताओं और रिश्तेदारों जैसे बादशाह प्रसाद आजाद और अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ मिलकर महत्वपूर्ण लोकेशन वाले 4 अन्य प्लॉट 207, 209, 210 और 211 अपने या अपने परिवार के नाम करवा लिए थे, जो नियमों का उल्लंघन था। इस पूरी संपत्ति को जोड़कर लालू परिवार ने कौटिल्य नगर में एक बड़ा मकान बनाया है, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद गहरे हैं। इस तरह कौटिल्य नगर में लालू ने 5000 स्क्वायर फीट जमीन पर आलीशान हवेली बनाई। ये जमीन पहले वेटनरी कॉलेज की थी।
सरकार ने सांसदों विधायकों को घर बनाने के लिए ली थी। लालू यादव ने किस तरह 4 प्लॉटों पर कब्जा कर बड़ी हवेली बनाने के लिए जमीन जुटाई, इसका खुलासा दिवंगत भाजपा नेता सुशील मोदी ने अपनी किताब लालू लीला में किया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने दावा किया था कि लालू को कौटिल्य नगर में एक प्लॉट आवंटित हुआ था। बाद में उन्होंने 4 प्लॉट मंत्री विधायकों से कौड़ियों के दाम अपने नाम लिखवा लिए। सुशील मोदी ने अपनी किताब में दावा किया कि जिस जमीन पर आज लालू परिवार का आलीशान आवास खड़ा है, वहां तक पहुंचने का रास्ता सामान्य नहीं था। उनके अनुसार ये जमीन मूल रूप से वेटनरी कॉलेज की थी। साल 1987 में सरकार ने लगभग 15 एकड़ जमीन बिहार सांसद एवं विधान मंडलीय सदस्य सहकारी समिति को इस मकसद से दी थी कि जिन सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों को पटना में अपना घर नहीं है, उन्हें एक एक प्लॉट आवंटित किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए सहकारी समिति के बॉयलॉज में स्पष्ट नियम बनाया गया कि किसी भी सदस्य को एक से ज्यादा प्लॉट नहीं मिलेगा। अगर कोई सदस्य अपना प्लॉट छोड़ना चाहे तो वो सीधे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकता, बल्कि पहले उसे सहकारी समिति को सरेंडर करना होगा ताकि प्रतीक्षा सूची में शामिल किसी अन्य जनप्रतिनिधि को वो प्लॉट मिल सके। लेकिन सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि नियमों को दरकिनार किया गया। लालू यादव और उनके करीबी नेताओं ने व्यवस्था का फायदा उठाया। लालू लीला में लिखा गया है कि 1992 में लालू यादव को प्लॉट संख्या 208 आवंटित हुआ था। केवल किताब के मुताबिक सहकारी समिति के चेयरमैन उस वक्त लालू यादव के करीबी नेता जयप्रकाश नारायण यादव थे। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि सत्ता और समिति के प्रभाव का इस्तेमाल कर बाद में अतिरिक्त प्लॉट भी हासिल किए गए। सुशील मोदी ने अपनी किताब में दावा किया कि वर्तमान बंगले के लिए अलग अलग समय में कुल 5 प्लॉट एक साथ जोड़े गए। पहला प्लॉट संख्या 208 1992 में लालू यादव को आवंटित हुआ। अब यही जमीन एक भव्य निजी आवास का रूप ले चुकी है। बंगले में परिवार के लिए 5 मास्टर बेडरूम, बड़े हॉल, आधुनिक किचन, विशाल बालकनी और आलीशान इंटीरियर बनाया गया है। सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों के लिए अलग आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। कार्यकर्ताओं की आवाजाही को देखते हुए बाहरी हिस्से में अलग शौचालय और बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। फिलहाल परिसर का गार्डन पूरी तरह विकसित नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक भविष्य में लैंडस्केपिंग, फूलों के पौधे, फलदार पेड़, हरी घास लगाई जानी है। बंगले की सुरक्षा व्यवस्था भी अंतिम चरण में है। ऊंची बाउंड्री वॉल, सीसीटीवी कैमरे, मुख्य गेट का काम पूरा किया जा रहा है। आवास के सामने बड़ा गौशाला बनाया गया। वहीं अब जहां इस जमीन को लेकर बहसबाजी चल रही है, ऐसे में अगर ये पाया गया कि लालू यादव का बंगला अवैध है, जबरन कब्जा किया हुआ है, तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। बात करें अगली खबर की। इलेक्शन कमीशन ने पटना की बेहद वीआईपी मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस सीट पर आगामी 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बांकीपुर सीट को भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, इसीलिए उस उपचुनाव पर न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी अपनी पैनी नजर टिकाए हुए है। चुनाव की तारीखें सामने आते ही पटना में सियासी सरगर्मी तेज हो गई। पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये चुनाव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधायक एमएलए पद से इस्तीफे के कारण हो रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होकर 13 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी यानी कि जांच होगी, जबकि प्रत्याशी 16 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। बांकीपुर सीट पर आगामी 30 जुलाई को वोटिंग होगा और 3 अगस्त को वोटों की गिनती के साथ ही नतीजों का ऐलान होगा। वहीं इस सीट को लेकर बीजेपी के खिलाफ सबसे तगड़ा मोर्चा प्रशांत किशोर खोल के बैठे हैं। जनसुराज की ओर से लगभग तय माना जा रहा है कि पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच तेज प्रताप यादव ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। हालांकि अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो उनका कहना है अंतिम फैसला 5 जुलाई को होने वाली पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। इसी दिन उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। अगर प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो ये चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का उपचुनाव नहीं रहेगा। इसे जनसुराज की राजनीतिक ताकत और बीजेपी के शहरी जनाधार की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। 25 के विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद प्रशांत किशोर की कोशिश से कि एक बार फिर से पार्टी को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के जरिए पुनर्जीवित करने की कोशिशों में जुट गए हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी प्रशांत किशोर के मुकाबले किस चेहरे पर दांव लगाएगी। गौरतलब है कि बांकीपुर विधानसभा सीट पिछले 4 दशक से भी ज्यादा समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है।
इस सीट पर पार्टी का लगातार दबदबा रहा। नितिन नवीन के बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दिया क्योंकि वो सांसद बन गए थे और अब यहाँ उपचुनाव कराया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट को गंवाना नहीं चाहेगी। अब इस सीट को लेकर सियासी संग्राम तेज है, लेकिन सबकी नजर सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर पर है कि आखिर वो क्या फैसला लेंगे। ऐसे में ये सीट इस समय बिहार की सियासत का हॉट स्पॉट बनी हुई है। आपके इन मुद्दों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।